हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हम ही पहले देखेंगे कि बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। पहला, हमें इक्वेशन दो फॉर्म में दिया होता है। पहला वर्ड इक्वेशन में दिया होता है, दूसरा स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन या इसी को हम लोग बोलते हैं फार्मूला इक्वेशन। इन दो फॉर्म में हमें इक्वेशन दिया होता है। तो हम वर्ड इक्वेशन से फार्मूला इक्वेशन में कैसे जाएंगे, इसको पहले देखेंगे। उसके बाद केमिकल इक्वेशन या फार्मूला इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, देन उसको बाद देखते हैं। जैसे हमें वर्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन होता है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, टू फॉर्म वाटर। ये हमारा स्टेटमेंट इक्वेशन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्ड इक्वेशन में देखेंगे, फिर हम लोग केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन या फार्मूला इक्वेशन में देखेंगे। अब ये हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का केमिकल इक्वेशन है। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, फॉर्म हो रहा है हमारा क्या, वाटर। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, वो केमिकल इक्वेशन या वो केमिकल जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, आफ्टर द रिएक्शन, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो जो बाद में जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बाद में सब्सटेंस बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट, आफ्टर द रिएक्शन जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो इक्वेशन लिखे हैं, ये हमारा वर्ड इक्वेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन से हम लोग स्केलेटल इक्वेशन या फार्मूला इक्वेशन बनाएंगे कैसे, तो यहां पे हम लिखते हैं क्या, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब फार्मूला इक्वेशन बनाने के लिए हमें कुछ सब्सटेंस का फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया। इन कुछ सब्सटेंस का हमें क्या होना चाहिए, फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होता है। ये बेसिक फार्मूला हमें पता होना चाहिए, जो कि क्लास 9 में बेसिकली पढ़ाया दिया जाता है। तो अब ये बात होती है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लिखते हैं H, ऑक्सीजन को लिखते हैं O, बना देते हैं H2O। तो ये इक्वेशन गलत हो जाती है। रीजन गलत होने का, जो हमारा इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और वाटर, तो जब हम उसको फार्मूला में लिखते हैं तो बेसिकली हम उनका नेचुरल फॉर्म लिखते हैं। नेचर में वो जिस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो फॉर्म लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा नेचर में H2 फॉर्म में होता है, तो हम H लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, क्लोरीन, क्लोरीन जो नेचर में पाया जाता है Cl2 फॉर्म में पाया जाता है, अगर हम इसको Cl लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लोरीन। इसी तरह से ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस, ये भी हमारा नेचर में Br2 फॉर्म में पाया जाता है, अगर हम इसको Br लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। सल्फर, सल्फर नेचर में S8 फॉर्म में पाया जाता है, तो अगर हम लोग सल्फर का S लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेचर में O2 फॉर्म में पाया जाता है, तो इसको अगर हम O लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा नेचर में N2 फॉर्म में पाया जाता है, अगर हम इसको N लिखेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन नेचर में F2 फॉर्म में पाया जाएगा, अब इसको हम लोग लिखेंगे F, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से आयोडीन, आयोडीन नेचर में हमारा I2 फॉर्म में पाया जाता है, अगर हम इसको I लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे कुछ इनर्ट गैसेस की बात कर लेते हैं। इनर्ट गैसेस जैसे
हीलियम हो गया। तो हीलियम नेचर में He फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम इसको हीलियम 2 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हीलियम 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से नियॉन, ये Ne फॉर्म में पाया जाएगा। अगर इसको हम लोग Ne2 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से आर्गन, आर्गन भी हमारा नेचर में क्या पाया जाता है, सिंगल फॉर्म में पाया जाता है। अगर इसको हम लोग Ar2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो जो इनर्ट गैस होते हैं वो सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। इनको हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं मोनोएटॉमिसिटी, मतलब इनकी नेचुरल फॉर्म में सिंगल स्टेट में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोएटॉमिसिटी। मोनोएटॉमिसिटी जो सिर्फ सिंगल पाया जाता है उसको हम लोग मोनोएटॉमिसिटी बोलेंगे। डाईएटॉमिसिटी जो नेचर में दो आपस में कंबाइन करके पाया जाता है, डाईएटॉमिसिटी दो। जैसे ये सारे जो कंपाउंड है हमारे वो डाईएटॉमिसिटी हो जाते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल होता है फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है P4 में पाया जाता है, P फॉर्म में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा इस तरह से। जैसे हमारे सारे मेटल, ऑल मेटल आर मोनोएटॉमिसिटी, सारे एटम जो होते हैं वो मोनोएटॉमिसिटी मतलब सिंगल ही पाए जाते हैं। अगर हमें बोल दिया जिंक तो हम जिंक 2 जिंक 3 नहीं लिखेंगे। अगर हमसे बोला है सिर्फ जिंक तो हम जिंक बोला तो हम सिर्फ Zn लिख देंगे। आयरन बोला है तो आयरन 2 आयरन 3 हम लोग नहीं लिखने जाएंगे, सिर्फ हम लोग लिख देंगे Fe। तो जो एटम सिंगल स्टेट में पाए जाते हैं उसको हम लोग मोनोएटॉमिसिटी बोलते हैं, जो डबल पाए जाते हैं उसको हम लोग डाईएटॉमिसिटी बोलते हैं, जो ऑल मेटल होते हैं, मेटल जनरली हमारे जो होते हैं वो मोनोएटॉमिसिटी होते हैं, सिंगल स्टेट में पाए जाते हैं। तीसरा ट्राईएटॉमिसिटी, इसको इरेज कर देते हैं। तीसरा ट्राईएटॉमिसिटी जो नेचर में 3 पाए जाएंगे। जैसे ओजोन होता है, ओजोन ऑक्सीजन के, ओजोन जो है नेचर में O3 फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन का ही फॉर्म होता है लेकिन O3 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है पॉलीएटॉमिसिटी। पॉलीएटॉमिसिटी, पॉलीएटॉमिसिटी का मतलब होता है जो नेचर में 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा, जैसे ये हो गया फास्फोरस, एसेट हो गया, ये हमारे पॉलीएटॉमिसिटी हो गए। ठीक है, तो जो कंपाउंड मैंने अभी लिखा मोनोएटॉमिसिटी, उनको इन कंपाउंड्स को हमें इसी फॉर्म में लिखना है। जब अगर हमें वर्ड इक्वेशन देगा तो इन एक कंपाउंड्स को हमें ऐसे ही लिखना है फार्मूला फॉर्म में। अदरवाइज अगर हम इनके ये फॉर्म लिखेंगे तो हमारे इक्वेशन जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के रूप में हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बात आती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाएगा, H2 फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 फॉर्म में। अभी बताया हाइड्रोजन को हम H लिखेंगे, ये Cl लिखेंगे और HCl लिख देंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। रीजन, हाइड्रोजन किस स्टेट में पाया जाता है, H2 स्टेट में। क्लोरीन किस स्टेट में पाया जाएगा, Cl2 स्टेट में, ये बनेगा HCl। तो ये हमारा एग्जैक्ट फार्मूला इक्वेशन है। एग्जैक्ट फार्मूला इक्वेशन हमारा ये हमारा फार्मूला इक्वेशन गलत है, ये हमारा फार्मूला इक्वेशन गलत है, रॉन्ग है। तो इस अप्रोच को हम लोग नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग राइट अप्रोच करेंगे, ये वाला। क्लियर है? अब बात आती है कि हमें बैलेंस इक्वेशन करना है, बैलेंस इक्वेशन करना है। अब बैलेंस इक्वेशन हम कैसे करेंगे, तो बैलेंस इक्वेशन के लिए हमारे एनसीईआरटी में 2 फॉर्म दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एक्चुअली 1 फॉर्म दिया हुआ है, हम आपको 2 तरीके से बताएंगे कैसे बैलेंस करते हैं। एक फार्मूला होगा हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
और इसी का हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म से कैसे बैलेंस करेंगे। दूसरा जो दिया हुआ है मेथड, मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल इक्वेशन अप्रोच। मैथमेटिकल इक्वेशन अप्रोच, ये दो मेथड से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल अप्रोच, उसके बाद देखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड का शॉर्ट फॉर्म, इसी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करके देखेंगे। जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसको हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच से कैसे करेंगे, हीट एंड ट्रायल से करेंगे तो हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूम जाएगा, एक एक एलिमेंट को देखेंगे। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच में, अपनी तरफ से ए बी सी डी ई कुछ भी मान लो, आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि एबीसीडी मान, आप एबीसीडी मान लिए। अब क्या करना है, रिएक्टेंट के साइड के एलिमेंट को प्रोडक्ट के साइड के एलिमेंट से बराबर करते हुए इक्वेशन बनानी है। जैसे पहला हमारा क्या है, mn है, तो mn का एलिमेंट इधर कितना है, a, यहाँ पे एटॉमिसिटी इसका 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है a, तो 1 इंटू ए करेंगे तो क्या आ गया a, और कहीं है mn नहीं है। अब ये रिएक्शन, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में हमारा mn कितना है, एक, प्रोडक्ट साइड ये कहलाएगा। एरो के बाद जो होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, एरो के बाद जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, एरो से पहले जो होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं। तो ठीक है, तो रिएक्टेंट में हमारे mn कितना है, एक, और इधर mn कितना प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में mn है c, इसका एटॉमिसिटी 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट c, 1 इंटू c। दूसरा सारे एलिमेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर कितना है, एटॉमिसिटी 2, यहाँ पे 2a इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा d, 1 एटॉमिसिटी 1 और कोफिशिएंट d, तो 1 इंटू डी आ गया। दूसरा अब क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन इधर कितना है, एक, इधर कितना है b, इसका एटॉमिसिटी कितना है, एक, तो ये हो गया क्या b, और इधर क्लोरीन कितना है 2c, एटॉमिसिटी 2c, और यहां पे है क्या है ये E2E, और कहीं क्लोरीन है नहीं। उसके बाद क्या बचा हमारा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है, इसका एटॉमिसिटी 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट b, तो ये हो गया b बराबर, इधर हाइड्रोजन 2 है 2d, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन को लिख लिया। अब वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम इसको मैथ की तरह इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे कि ये यहाँ की वैल्यू यहाँ, ऐसा नहीं कुछ करेंगे, इसी की वैल्यू निकालेंगे फिर इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, इसका वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में, इस तरह का हमें मैथ इक्वेशन को नहीं सॉल्व करना। हम यहाँ पे अपनी तरफ से एक टेबल बना देंगे, अपनी तरफ से क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे। हम टेबल ए बी सी डी ई अपनी तरफ से हमने क्या किया, टेबल बना दिया, और सारे टेबल में हमने जो भी हमने वेरिएबल माना था उसको हमने लिख दिया। अब इसमें से आप अपनी तरफ से किसी की भी वैल्यू 1 मान सकते हो। हमने यहाँ से a की वैल्यू 1 माना, तो जैसे ही हमने a की वैल्यू 1 माना, यहाँ से हमारी c की वैल्यू क्या मिल गई 1, देखो a मिल गया c मिल गया। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 इंटू 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया। अब यहां से देखो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी, d की वैल्यू 2 मिल गई है, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 इंटू 2 4, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई 4। अब यहां से e की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू 4 आ गई, 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 1, e की वैल्यू कितनी है हमें निकालना है, तो यहां से 2e इक्वल टू कितना आ गया 2, तो e बराबर कितना आ गया 1, उठा के रख दो। अब ये क्या करना है, जो हमारा ये टेबल आया है a b c d e की जो भी वैल्यू आई है यहाँ पे उठा के रख देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं, जैसे a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, यहाँ पे a की वैल्यू हमने रख दिया 1, b की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4, यहाँ पे उठा के 4 रख दो, c की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, c की वैल्यू उठा के यहाँ पे 1 रख दो, d की वैल्यू कितनी आई है 2, d की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो
ई की वैल्यू कितनी आई है 1, ई की वैल्यू उठा के क्या कर दो यहां पे रख दो 1। ये देखो हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, चेक कर सकते हैं। Mn1 ऑक्सीजन 2 ठीक है, हाइड्रोजन 4 क्लोरीन 4, 2 यहां से 2 यहां से 4। तो ये हमारा क्या है इक्वेशन, बैलेंस है। किस मेथड से हमने बैलेंस किया, मैथमेटिकल इक्वेशन अप्रोच से इक्वेशन बनाया। हमने क्या किया, अपनी तरफ से जो हमारा इक्वेशन बना उसमें हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं। मैथ की तरह इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये है, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड O2 बन रहा है। अब इसको हम कैसे करेंगे, वही काम अपनी तरफ से हमने क्या किया, ABCD हमने मान लिया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहला हमारा क्या एलिमेंट दिख रहा है, लेड। आप कोई भी एलिमेंट उठा के पहले बना सकते हैं इक्वेशन। हमने लेड लिया, लेड कितना है यहाँ पे, इसका एटॉमिसिटी 1, तो ये इधर कितना है लेड, एटॉमिसिटी 1 इंटू A बराबर B। ये हमारा रिएक्टेंट है, एरो से इधर हमारा क्या हो गया, ये रिएक्टेंट है, इधर हमारा रिएक्टेंट एक ही है, और इधर प्रोडक्ट हमारे कितने हैं 3। लेड का इक्वेशन बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, नाइट्रोजन का इक्वेशन बैलेंस किया। नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है 2, ये ब्रैकेट में है मतलब 2 है, और ये कितना है 1, तो 2 इंटू A बराबर इधर नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ पे C। उसके बाद हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है इधर 6A, और इधर कितना है B प्लस 2C प्लस 2D है। एटॉमिसिटी 2 इंटू D 2D, एटॉमिसिटी 2 इंटू D C 2C, इधर एटॉमिसिटी 1 इंटू B B। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल हमने बनाया, A B C D E की हमें जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। A की वैल्यू हम अब अपनी तरफ से किसी की भी वैल्यू ले सकते हो। हमने A की वैल्यू क्या ले लिया 1, A की वैल्यू हमने 1 लिया, तो B की वैल्यू क्या आ गई 1, B की वैल्यू 1 आ गई, तो 2 इंटू 1, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब D की वैल्यू के लिए यहाँ पे इक्वेशन है, A की वैल्यू आई है 1 6 बराबर B की वैल्यू कितनी हो गई 1, C की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 2, D की वैल्यू कितनी हो गई निकालना है। तो यहां से क्या आ रहा है 4 1 5, तो 2D इक्वल टू 1, D इक्वल टू 1/2। तो अब D की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो क्या हम D की वैल्यू 1/2 रख दें, हाँ रख दें। जो भी वैल्यू आई सारी वैल्यू उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में रख दो, नंबर में है तो नंबर में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे किस फॉर्म में रख रहे हो, ठीक है। उठा के रख देते हैं हम लोग सारा डाटा। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1/2, सॉरी C की वैल्यू 2 है। अब बात आती है कि क्या हमारा फ्रैक्शन में इक्वेशन रख सकते हैं, तो फ्रैक्शन में नहीं रख सकते हैं। फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सब में कोफिशिएंट का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 1 1 1 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, सारे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 2, 2 का मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2, यहां पे 2 इंटू 2 4, यहां पे 1/2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब ये देखो हमारा बैलेंस इक्वेशन है, चेक कर सकते हैं। लेड इधर कितना है 2, लेड इधर कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2 और 2 4, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 12, इधर कितना है 2 8 2 12 है। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने दूसरा मेथड बताया था हीट एंड ट्रायल, उससे कैसे करेंगे। इसी इक्वेशन को हम फिर से उठाते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। हीट एंड ट्रायल मेथड से लिए ये ले लेते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या लगाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, कोई भी मेटल उठा के किसी भी एलिमेंट को उठा के बैलेंस नहीं करने लग जाएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर वे में जाएंगे। पहला हम किसको बैलेंस करेंगे, जितने मेटल होंगे हम उनको बैलेंस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, दूसरा नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे,
नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तीसरा ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देन चौथा हाइड्रोजन को जाएंगे। इससे क्या होगा ना, जो हीट एंड ट्रायल हम अप्रोच लगा रहे हैं वो हमारा आसान हो जाएगा। अदरवाइज हमें बहुत दिक्कत होगी अगर हम किसी पर्टिकुलर एट रैंडम अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन उठा के सॉल्व करने लग जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हीट एंड ट्रायल ही मेथड लगाना है, हीट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना है। लेकिन किससे लगाना है, सिस्टमैटिक वे में। पहले हम जितने मेटल हमें दिखेंगे उसको बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल पे आएंगे, नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तो हाइड्रोजन पे आएंगे। अगर ऑक्सीजन या नॉन मेटल को बैलेंस करते हुए हमारा नॉन मेटल फिर से अनबैलेंस हो गया तो फिर हम वापस चले जाएंगे मेटल को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद फिर हम आएंगे नॉन मेटल, फिर हम आएंगे ऑक्सीजन पे, फिर हाइड्रोजन पे। ये हमारा प्रॉपर वे में होगा, जिससे हमारा क्या होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड हमारा आसान हो जाएगा अप्रोच बाकी के कंपेयर में। जैसे करते हैं यहाँ पे इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना। ये हमारा पहला मेटल है, मेटल को बैलेंस करना है। मेटल हमारा क्या है, आयरन है। रिएक्टेंट साइड में हमारा कितना आयरन है, 1, इधर कितना है 3। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, इधर 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। हमारा मेटल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हमारा पास नॉन मेटल, नॉन मेटल ये दोनों नॉन मेटल की कैटेगरी में ही आते हैं, ये दोनों नॉन मेटल की ही कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन हमें नॉन मेटल इन दोनों के छोड़ के हमें लेना है। जैसे क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये हमारे कैटेगरी में नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। हम इनको जनरली लेके चलेंगे। इन दोनों भी नॉन मेटल ही होते हैं, लेकिन हम इनको अलग से बैलेंस करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नॉन मेटल ये होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसको, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का, ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लिकेशन। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इधर कितना है 8, इधर कितना है हाइड्रोजन 2, 4 से मल्टीप्लाई कर दे 8 हो गया। अब देखो सारे एलिमेंट बैलेंस बराबर हो गए, तो चेक कर लो। आयरन इधर कितना है 3, 1 into 3 3, इधर कितना है 1 into 3 3। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 2 into 4 8, इधर कितना है 2 into 4 8, इधर कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है 1 into 4 4, और इधर कितना है 4 into 1 4। देखो बैलेंस है। ये हमारा देखो हीट एंड ट्रायल मेथड लगाए, लेकिन किससे लगाए हैं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सीक्वेंस वाइज में करिए हैं, किए हैं। अदरवाइज दिक्कत हो जाती। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को दोनों चीजें समझ में आ गई कि मैथमेटिकल अप्रोच से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हीट एंड ट्रायल मेथड का शॉर्ट वर्जन से आप लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। दूसरा, आपको मैंने पढ़ा दिया क्या, वर्ड इक्वेशन से हम लोग स्केलेटल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो रूल मैंने लिखवाया उस रूल को ध्यान में रखते हुए आपका कोई भी वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में गलत नहीं होगा। ये आप उसको करिए, उसके बाद आप इस चीज से बैलेंस करिए। मैथमेटिकल अप्रोच से आपको अगर इजी लगता है तो मैथमेटिकल अप्रोच लगाइए, या फिर हिट एंड ट्रायल। मैं कहूंगा कि मैथमेटिकल अप्रोच को ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच जो है वो आपको किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूजफुल हो सकता है। कितना भी टफ से टफ इक्वेशन होगा वो आप उससे बैलेंस कर सकते हो, लेकिन ये इसमें आपको टाइम कंज्यूम हो सकता है। कभी कभी ये इजी होता है, लेकिन कभी कभी ये टाइम कंज्यूम कर सकता है। तो अगर इससे ज्यादा नहीं, जल्दी नहीं बैलेंस हो रहा तो इसको आप तुरंत छोड़ के तुरंत मैथमेटिकल अप्रोच पे पहुंचिए। मैथमेटिकल इक्वेशन से आप इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, आपका इक्वेशन हमेशा बैलेंस हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।